तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं या किसी केस में आपको एज ए विटनेस बुलाया जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप जब भी गवाही देंगे तो आप जो है किसी तरह से डिफीट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक व्यक्ति था जो कि अच्छे लेवल का व्यक्ति था। तो वह गया कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद उसने क्या है, वह एक स्कूल का प्रधान था। वह ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं तो बहुत यानी कि अच्छे लेवल का व्यक्ति हूँ, तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, मैं तो वकील के सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। तो उसने क्या किया, वह जो डॉक्यूमेंट वकील ने उसे समझाया कि भाई जो अपना डॉक्यूमेंट्स है उसे प्रॉपर पढ़ लीजिए और जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको भी देख लीजिए। लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने देख लिया है, मुझे सारा कुछ पता है इस केस से रिलेटेड। तो वह कोर्ट में चला गया। जैसे ही वह कोर्ट में गया तो वह ओवर कॉन्फिडेंस था। तो वकील ने जैसे ही अपोजिट वकील ने कुछ सवाल पूछे उससे, तो वह घबरा गया एकदम, क्योंकि उसने क्या प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े थे। और जब कोई वकील अपोजिट का वकील सवाल पूछता है तो घुमा फिरा के सवाल पूछता है। तो उसने क्या किया, उस केस से रिलेटेड जैसे उससे सवाल पूछे गए वह घबरा गया और पानी मांगने लग गया कि हाँ, मुझे पानी दीजिए, मुझे तो घबराहट हो रही है। तो कोर्ट ने कहा कि आपको कोर्ट से बाहर जाके आपको पानी पीना पड़ेगा। तो वह बाहर चला गया कोर्ट से। तो इसमें ये आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, एज ए विटनेस जाते हैं किसी भी केस में, चाहे वो अपने केस में हो या किसी और केस में हो। अगर आप गवाही देने जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपने एफिडेविट दिया है कोर्ट में, उसको प्रॉपरली पढ़ लीजिए। और जो आपने यानी कि इस केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको क्या है, अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जिससे कि क्या होता है, जब आप उस केस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जानते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपने पढ़ लिए होते हैं, अच्छी तरह से रट लिए होते हैं, तो उस केस में अगर वो आपको घुमा फिरा के भी अगर अपोजिट का वकील आपसे सवाल पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं। आप कॉन्फिडेंटली उस जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देंगे, क्योंकि आपको है नॉलेज है उस केस से रिलेटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है, आपको एफिडेविट आपने क्या दिया है उसकी नॉलेज है, क्या प्लेंट में लिखा हुआ है, क्या आपके केस में लिखा हुआ है, क्या कंप्लेंट है, तो इसके बारे में आपको सारी नॉलेज है। तो आपको क्या है, जो अपोजिट का वकील सवाल पूछेगा तो आप एज ए कॉन्फिडेंसली उन सारी बातों का जवाब दे सकेंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर आप कहते हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जो अदर पर्सन हैं उनको क्या है, इसका बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे कि पावर ऑफ अटर्नी वकालतनामा क्या है, क्यों दाखिल किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज वकालतनामा? वकालतनामा क्या है? वकालतनामा एक ऐसा पत्र है जो कि क्लाइंट जो है किसी वकील को जब ऑथराइज करता है किसी केस में, तो वो क्या करता है, एक वकालतनामा के थ्रू उसे पावर ऑफ अटर्नी देता है उस केस की, कि वह उस केस में जो है उस केस को कोर्ट में रख सकता है, उसके जो एवज में क्या है लड़ सकता है और डेट्स ले सकता है, और हर तरह की डिसीजन जो उस पक्षकार के हक में हो जिसके लिए वह क्या है वकालतनामा दाखिल कर रहा है, तो उसके पक्ष में उस केस को क्या है लड़ सकता है। तो वकालतनामा जो कि एक ऐसा पत्र है जिसमें कि उस वकील के सिग्नेचर होते हैं जो कि उसको दाखिल करता है, और उस पार्टी के भी सिग्नेचर होती हैं जो कि उस वकील को ऑथराइज करती है उस केस को लड़ने के लिए। तो कोर्ट में केस को लड़ने के लिए वकालतनामा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए अगर यह नहीं लगाया जाता तो कोई केस नहीं लड़ा जा सकता। तो वकालतनामा में दोनों पक्षकारों के, यानी जो जिसका केस है उसके सिग्नेचर और जो वकील है उस केस में उसके सिग्नेचर होना जरूरी होती है। एक या दो वकील भी वकालतनामा दाखिल कर सकते हैं एक ही केस में। तो फ्रेंड, ये होता है वकालतनामा, एक ऐसा पत्र होता है, एक ऐसा लेटर होता है जिसमें कि वकालत के क्या उसके जो केस है, जो कोर्ट केस है, उसमें क्या वह वकील कर सकता है, उसके नियम भी लिखे होते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हु इज कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है। तो उपभोक्ता
जो कंज्यूमर है वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उनको अपने उपयोग में लाता है। वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि गेहूं, आटा, नमक, चीनी, फल आदि, या स्थायी वस्तुएं जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, मिक्सर, साइकिल आदि सम्मिलित हैं। जिन सेवाओं का हम क्रय करते हैं उसमें बिजली, टेलीफोन, परिवहन सेवा, थिएटर सेवा आदि सम्मिलित है। ध्यान रखने वाली बात है कि उपभोक्ता वह है जो उपभोग के लिए वस्तुओं सेवाओं का क्रय करता है, यानी कि किसी चीज़ को परचेज करता है। यदि कोई फुटकर व्यापारी किसी थोक विक्रेता से वस्तुएं जैसे स्टेशनरी का सामान खरीदता है तो वह उपभोक्ता नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, बिकॉज वह तो वस्तु का क्रय पुनः विक्रय करने के लिए कर रहा है। तो कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो कि किसी चीज़ को परचेज कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो ये व्यक्ति है वह क्या करता है, शॉपकीपर से, ग्रोसरी स्टोर से क्या है उसको सामान खरीदता है। तो वो ये सामान खरीद रहा है वह अपने उपयोग के लिए या उपभोग के लिए यूज कर रहा है। तो उस केस में क्या है, वह जो परचेज कर रहा है तो वह कंज्यूमर कहलाएगा, वह उपभोक्ता कहलाएगा। तो ये सारा जो कुछ बताया गया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति जो विभिन्न वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि अपने यूज के लिए किसी चीज़ को खरीदता है, ना कि विक्रय करने के लिए। तो इसलिए जो कंज्यूमर कहलाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कौन सी वस्तु खरीदते समय, कोई सामान खरीदते समय, किसी तरह की परचेजिंग, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी तरह की परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या आप बातों को ध्यान में रखें तो एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं एक बार क्या हुआ, परचेजिंग करने गई, कोई ड्रेस लेने गई, तो वो ड्रेस सही नहीं निकली। तो मैंने उस दुकानदार से कहा कि क्या आप इस ड्रेस का कोई बिल देंगे। तो उसने कहा कोई पक्का बिल नहीं है इसका। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरी ये ड्रेस सही करके दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, एक बार गई तो उन्होंने कहा सही हो गई, दोबारा देखा तो वह सही नहीं हुई थी। तो दोबारा क्या मैं गई उसके दुकानदार के पास, तो उसने कहा कि ये ड्रेस तो आपकी सही है, आपको अच्छी तरह से पहनना नहीं आया होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसका कोई बिल है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं ड्रेस ले जाती हूँ। मैं ड्रेस घर ले आई। घर लेके आने के बाद क्या हुआ कि जिसने बिल दिया नहीं था, तो मेरे पास एक प्रूफ था कि हाँ ये व्यक्ति जो है किसी भी ड्रेस पे जो है बिल नहीं देता है। तो ये क्या है, एक 2 नंबर का काम करता है कि वह प्रॉपर पक्का काम नहीं करता। तो मैंने एक लीगल नोटिस उसे भेज दिया, और लीगल नोटिस भेजने के साथ ही मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप क्या करें कि आप अगर मेरी ड्रेस जो है इसके पूरे पैसे वापस करें, और आपने जो मेरे साथ जो गलत व्यवहार किया है उसका क्या है, आप इसके लिए सॉरी लेटर मुझे दें। तो उस व्यक्ति ने उस लीगल नोटिस को एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया, उसने मेरे घर पे आके उस ड्रेस के जो पैसे थे वो पूरे के पूरे मुझे वापस किए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने मुझे एक सॉरी लेटर भी दिया। उसके फादर भी थे साथ में, तो दोनों ने सॉरी लेटर दिया। तो जब भी आप कोई बाजार से परचेजिंग करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उसका बिल ज़रूर लें। अगर आप बिल नहीं लेते हैं, मैं तो एक एडवोकेट थी तो मैंने क्या करा, उसको एक लीगल नोटिस दे दिया। लेकिन अगर आप अगर आप किसी वकील के पास जाएंगे तो आपका खर्चा होगा, जितने की ड्रेस नहीं होगी उसका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप ड्रेस खरीदते हैं, किसी तरह की कोई परचेजिंग करते हैं, तो उसका पक्का बिल ज़रूर लें, क्योंकि वह एज ए प्रूफ आपको अगर किसी तरह की अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप उस केस में क्या है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके या किसी तरह की कोर्ट में जाके, सिविल कोर्ट में जाके आप उसके खिलाफ क्या है कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरह का बिल नहीं लिया, कोई पक्का बिल नहीं लिया, तो उस केस में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी तरह की परचेजिंग करें तो फ्रेंड्स आप क्या करें, आप पक्का बिल जरूर लें। If you like my video, please share this video for all of your जो आपका कनेक्टेड मेंबर्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.
आज हम बात करते हैं कि हु इज अपीलांट्स एंड रेस्पोंडेंट, ये दोनों कौन हैं। तो हु इज अपीलांट? एन अपीलांट इज ए पार्टी, यूजुअली द प्राइमरी applicant who disagree with a decision made by the organization या court and submit an appeal. For example, a person might submit an appeal to a decision where they are determined eligible for an unemployment benefits, यानी कि जो व्यक्ति है अपील करता है किसी डिसीजन से, कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं है और वह हायर कोर्ट में क्या है अपील करता है, तो वह अपीलांट कहलाता है, अपील करता कहलाता है। और रिस्पोंडेंट कौन कहलाता है? ए रिस्पोंडेंट इज ए पार्टी हु रिस्पॉन्ड टू एन अपील मेड बाय द अपीलांट एंड हु डिफेंस द डिसीजन दैट लीड टू द अपील, यानी कि जो रिस्पॉन्ड करता है उस अपील का क्या कहता है? रिस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई करता है, उत्तर देता है। तो जो उत्तर आता है रिस्पोंडेंट है वह क्या करता है? उस केस में जब अपीलांट होता है तो अपोजिट की पार्टी जो होती है जिसके अगेंस्ट जो है अपील की गई है वह रिस्पोंडेंट कहलाता है। तो ये सारा कुछ बताया गया है लीगल लैंग्वेज में। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे हु इज अपीलांट, अपील करता कौन है। इससे पहले एक लाइन, एवरीथिंग इज ऑलवेज क्रिएटेड ट्वाइस, यानी कि हर चीज़ दो बार क्या है क्रिएट होती है, निर्मित होती है। फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियलिटी, पहले अपने माइंड में होती है और देन वे रियलिटी में होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हु इज अपीलांट? अपील करता वह व्यक्ति है जो कि किसी डिसीजन से, जो लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन आया है उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो वह हायर कोर्ट में जाके क्या करता है? अपील करता है। तो जो अपील करता है वह अपीलांट कहलाता है, अपील करता कहलाता है। तो लीगल लैंग्वेज में इसका मीनिंग है कि अपीलांट जो है, अपील करता जो है, जो कि किसी डिसीजन से सहमत नहीं है, अपील करता है, तो वह अपीलांट कहलाता है। तो इसमें क्या है, कई केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे अपीलांट्स होते हैं, यानी कि अपील करता जो होते हैं अधिक होते हैं, क्योंकि उसमें मल्टीपल जो होता है केस जो होता है मल्टीपल पर्सन के लिए होता है और जो है काफ़ी व्यक्ति उस डिसीजन से सहमत नहीं होते हैं तो वो एक साथ अपील करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अपीलांट्स कहलाते हैं, अपील करता कहलाते हैं। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ज़मीन खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी, आपने तय करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जो ज़मीन आप ले रहे हैं उसके एरिया नाप लीजिए। फिर ज़मीन के कागजात चेक कराएं कि वह ओरिजिनल है या नहीं। थर्ड पॉइंट है कि प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी है तो सबसे ज़्यादा जो है वह चेक से करें, चेक के थ्रू करेंगे जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदने का एक प्रूफ हो जाएगा। यह देखें कि प्रॉपर्टी जो बेच रहा है उस पर प्रॉपर्टी बेचने का राइट है या नहीं। नेक्स्ट है कि उस प्रॉपर्टी का नंबर लेकर तहसील ऑफिस जाकर लेखपाल से जांच कराएं कि प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास है या किस नाम से है। यह देखें कि ज़मीन कितनी बार खरीदी और बेची गई है। प्रॉपर्टी पर लोन तो नहीं है, ये भी चेक कर लें। अगर आप घर के लिए जो ज़मीन खरीद रहे हैं तो क्या मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो आता है कि नहीं, ये भी जांच लें, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल यूज करता है। बिल्डर से ज़मीन ले रहे हैं तो बिल्डर का रेपुटेशन क्या है, यह भी मार्केट में उसका क्या रेपुटेशन है, ये भी चेक कर लें। ज़मीन फ्री होल्ड है या नहीं, ये भी चेक करें। कोशिश करें कि प्रॉपर्टी लोन पर खरीदें, क्योंकि बैंक किसी भी प्रॉपर्टी पर जल्दी लोन नहीं देती और पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही लोन देती है। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ अटर्नी चेक करें कि पावर ऑफ अटर्नी उस प्रॉपर्टी की किसके पास है। प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक नकल भी उसकी ले लें, जिससे कि जो जांच पड़ताल आप करेंगे उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ज़मीन लीज पट्टे पे तो नहीं है, ये भी चेक करें।
यह चेक करें कि प्रॉपर्टी की डिटेल अदर डॉक्यूमेंट से मैच हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है कि अगर घर के लिए ज़मीन ले रहे हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कॉमर्शियल, ये चेक करें। अगर आप सोसाइटी में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वह सोसाइटी लीगल है या नहीं, यह भी चेक करें। यदि वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो कोई सामान खरीदता है, किसी भी तरह की वस्तु खरीदता है अपने उपयोग के लिए या अपने घर के उपयोग के लिए, यानी कि वह उसको विक्रय नहीं करता, अदरवाइज वह अपने यूज में लाता है, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर की आज बात करते हैं कि विज्ञापन देख के या बहुत सारी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे जो है उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होता है और इस चक्कर में कई बार वह जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं, उनको खरीद लेता है। और कंज्यूमर जो है उन सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि केबल सर्विस हुआ या आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं पिक्चर देखने, तो इस तरह से बहुत सारी जो है कंज्यूमर जो है वह भी कहलाएगा जो इस तरह की सेवाओं का उपयोग करता है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग करना भी अगर उपयोग करता है तो वह व्यक्ति भी कंज्यूमर कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है? तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है कि अगर कोई घटिया क्वालिटी, सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है कंज्यूमर को, और इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि और साथ ही साथ बनाया गया है कंज्यूमर कोर्ट्स, जिसमें कि उपभोक्ताओं के मामले जो है सुने जाते हैं, और ये स्पेशल कोर्ट्स खाली कंज्यूमर्स के जो है उपभोक्ताओं के मुकदमों का ही जो है निर्णय देती है। तो सबसे पहला राइट्स है कि सुरक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को जो ऐसी वस्तुएं बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए हानिकारक हो, यानी कि हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए, दोनों के लिए डेंजरस हो, उन चीज़ों से क्या है सुरक्षा प्रदान करना। और इसके लिए उस हानि को रोकने के लिए, उस लॉस को रोकने के लिए उस जो विक्रेता है जो उस वस्तुओं को बेच रहा है उसको खिलाफ कार्रवाई करना। नेक्स्ट है सूचना पाने का अधिकार। अगर किसी तरह की कोई उस जो वह बेच रहा है उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसका जो है वह जानकारी देगा, सूचना देगा कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति जो है गैस सिलेंडर बेचता है, गैस एजेंसी जो है गैस सिलेंडर्स बेचती है, और अगर वह बताएंगे कि जब आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो रेगुलेटर के थ्रू आप क्या है उसका जो है गैस सिलेंडर का जो प्रवाह है वह रोक सकते हैं, उस तरीके से किसी तरह की घटना होने से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से वह क्या है सूचना दे सकती है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तो उसके जो है सूचना पाने का अधिकार है, राइट है कंज्यूमर को। नेक्स्ट है चयन का अधिकार, चूज करने का अधिकार है कि बहुत सारी वैरायटीज हैं तो उसमें से कौन सी वैरायटी वह चूज करे, तो उसका अधिकार है। और अगर टीवी वगैरह में अगर बाई चांस क्या है कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है किसी टीवी विज्ञापन के थ्रू, और अगर शॉपकीपर उस पर दबाव डालता है तो उस केस में वह चूज कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कंज्यूमर को क्या है अवेयर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार। अगर किसी तरह का कंज्यूमर को कोई लॉस होता है तो वह क्या है कोर्ट में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो है वह एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे इस जो है इस तरीके से क्या है रिकवरी का सूट वह दाखिल कर सकता है, या अपनी जो चीज़ है वह वापस ले सकता है। और दूसरा है कि जो निवारण का अधिकार, इट मीन्स कि
जो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, घटिया वस्तु मिली है, हल्की क्वालिटी की कोई वस्तु मिली है, या असुरक्षित कोई जो है हानिकारक जो पदार्थ है वह कोई व्यक्ति बेच रहा है, तो उसके खिलाफ क्या है वह शिकायत कर सकता है और उससे क्या है हर्जाना मांग सकता है अगर उसे किसी तरह का लॉस हुआ है। तो उपभोक्ता को जो है शिक्षा का भी अधिकार है कि गवर्नमेंट या जो संस्थाएं बनी हुई हैं इससे रिलेटेड वह क्या करे, उन्हें शिक्षा दे कि अगर आपके खिलाफ अगर आपको इस तरीके से कोई घटिया वस्तु मिलती है या किसी तरह के विज्ञापन गलत दिखाए जाते हैं तो आपको उससे कैसे प्रोटेक्ट होना है। तो इसकी शिक्षा देना, इसकी एजुकेशन देना क्या है सरकार और संस्थाओं का काम है जो इससे रिलेटेड बनी हुई है। तो बहुत सारे जो है इसमें राइट्स मिले हुए कंज्यूमर को और बहुत ही रीजनेबल यानी कि एक बहुत ही मैनुअल फीस में जो है उस कंज्यूमर का जो बाद है केस है वो दाखिल हो जाता है। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटर प्रिया विद लो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, कंज्यूमर किसे कहते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कंज्यूमर वह व्यक्ति है जो कोई सामान खरीदता है, किसी भी तरह की वस्तु खरीदता है अपने उपयोग के लिए या अपने घर के उपयोग के लिए, यानी कि वह उसको विक्रय नहीं करता, अदरवाइज वह अपने यूज में लाता है, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर की आज बात करते हैं कि विज्ञापन देख के या बहुत जारी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे जो है उपभोक्ता जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होता है और इस चक्कर में कई बार वह जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं, उनको खरीद लेता है। और कंज्यूमर जो है उन सर्विसेज को भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि केबल सर्विस हुआ या आप सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं पिक्चर देखने, तो इस तरह से बहुत सारी जो है कंज्यूमर जो है वह भी कहलाएगा जो इस तरह की सेवाओं का उपयोग करता है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, टीवी, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग करना भी अगर उपयोग करता है तो वह व्यक्ति भी कंज्यूमर कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या है? तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है कि अगर कोई घटिया क्वालिटी, सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है कंज्यूमर को और इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें कि और साथ ही साथ बनाया गया है कंज्यूमर कोर्ट्स, जिसमें कि उपभोक्ताओं के मामले जो है सुने जाते हैं और ये स्पेशल कोर्ट्स खाली कंज्यूमर्स के जो है उपभोक्ताओं के मुकदमों का ही जो है निर्णय देती है। तो सबसे पहला राइट्स है कि सुरक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर को जो ऐसी वस्तुएं बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य के लिए या जीवन के लिए हानिकारक हो, यानी कि हेल्थ के लिए और लाइफ के लिए दोनों के लिए डेंजरस हो, उन चीज़ों से क्या है सुरक्षा प्रदान करना। और इसके लिए उस हानि को रोकने के लिए, उस लॉस को रोकने के लिए उस जो विक्रेता है जो उस वस्तुओं को बेच रहा है उसको खिलाफ कार्रवाई करना। नेक्स्ट है सूचना पाने का अधिकार। अगर किसी तरह की कोई उस जो वह बेच रहा है उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो उसका जो है वह जानकारी देगा, सूचना देगा कि इस प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करना है। फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति जो है गैस सिलेंडर बेचता है, गैस एजेंसी जो है गैस सिलेंडर्स बेचती हैं, और अगर वह बताएंगी कि जब आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो रेगुलेटर के थ्रू आप क्या है उसका जो है गैस सिलेंडर का जो प्रवाह है वह रोक सकते हैं, उस तरीके से किसी तरह की घटना होने से बचा जा सकता है। तो इस तरीके से वह क्या है सूचना दे सकती है, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तो उसके जो है सूचना पाने का अधिकार है, राइट है कंज्यूमर को। नेक्स्ट है चयन का अधिकार, चूज करने का अधिकार है कि बहुत सारी वैरायटीज हैं तो उसमें से कौन सी वैरायटी वह चूज करे, तो उसका अधिकार है। और अगर टीवी वगैरह में अगर बाई चांस क्या है कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है किसी टीवी विज्ञापन के थ्रू और अगर शॉपकीपर उस पर दबाव डालता है तो उस केस में वह चूज कर सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो कंज्यूमर को क्या है अवेयर रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार। अगर किसी तरह का कंज्यूमर को कोई लॉस होता है तो वह क्या है, कोर्ट में जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में जाके जो है वह एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे इस जो है इस तरीके से क्या है रिकवरी का सूट वह दाखिल कर सकता है, या अपनी जो चीज़ है वह वापस ले सकता है। और दूसरा है कि जो निवारण का अधिकार, इट मीन्स कि जो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, घटिया वस्तु मिली है, हल्की क्वालिटी की कोई वस्तु मिली है, या असुरक्षित कोई जो है हानिकारक जो पदार्थ है वह कोई व्यक्ति बेच रहा है, तो उसके खिलाफ क्या है वह शिकायत कर सकता है और उससे क्या है हर्जाना मांग सकता है अगर उसे किसी तरह का लॉस हुआ है। तो उपभोक्ता को जो है शिक्षा का भी अधिकार है कि गवर्नमेंट या जो संस्थाएं बनी हुई हैं इससे रिलेटेड वह क्या करे, उन्हें शिक्षा दे कि अगर आपके खिलाफ अगर आपको इस तरीके से कोई घटिया वस्तु मिलती है या किसी तरह के विज्ञापन गलत दिखाए जाते हैं तो आपको उससे कैसे प्रोटेक्ट होना है। तो इसकी शिक्षा देना, इसकी एजुकेशन देना क्या है सरकार और संस्थाओं का काम है जो इससे रिलेटेड बनी हुई हैं। तो बहुत सारे जो है इसमें राइट्स मिले हुए कंज्यूमर को, और बहुत ही रीजनेबल यानी कि एक बहुत ही मैनुअल फीस में जो है उस कंज्यूमर का जो बाद है केस है वो दाखिल हो जाता है। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएटर प्रिया विद लॉ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। आज हम बात करते हैं कि जो लीगल नोटिस है वो क्यों दिया जाता है, किसी को लीगल नोटिस कब दिया जाता है, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक लाइन, अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड्स, यानी कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लीगल नोटिस कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। जब भी किसी चीज़ में किसी जैसे आपस में व्यवहार कर रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या है, या आपका कोई दस्तावेज कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं रुका हुआ है, तो उन केसेज में क्या है, क्या आप एक लीगल नोटिस के माध्यम से क्या है उस व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं कि आप क्या है मुझे ये चीज़ जो है वापस करें। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है या आपका कोई चेक का जो पैसा है वो रुका हुआ है, तो चेक बाउंस के केस में भी अगर आप लीगल नोटिस देते हैं तो उसे सूचना देते हैं कि आप मेरा पैसा इस समय तक, इस समय सीमा तक क्या है वापस कर दें। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ क्या है लीगल एक्शन लूँगा। तो लीगल नोटिस देते वक्त बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप लीगल नोटिस बनवाते हैं या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हम बात करते हैं कि जब भी कोई लीगल नोटिस दिया जाता है तो बहुत चीज़ों का जो है सॉल्व हो जाता है। कोर्ट में केस जाने से पहले ही क्या होता है कि उस लीगल नोटिस के थ्रू वो केस की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो लीगल नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी केस में, क्योंकि लीगल नोटिस के माध्यम से क्या है एक कानूनी कार्रवाई से हम बच जाते हैं। खाली अगर एक अच्छा लीगल नोटिस एक वकील के थ्रू दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपका पैसा रुका हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट्स रुका हुआ है तो वह वापस आ जाता है और आप कोर्ट केस के चक्कर से बच जाते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, उस लीगल नोटिस की फ़ीस देने से बचते हैं कि अगर हमने लीगल नोटिस दिया तो उसकी फ़ीस जो एक वकील को देनी होगी उससे बचते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप एक लंबे प्रोसीजर में फंस जाते हैं और आपको क्या है, आपको जो है केस को कोर्ट तक लेके जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई समस्या है, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वह किसी पैसे से रिलेटेड है, कोई भी लीगल इशू है, तो आप सबसे पहले या किसी दुकानदार से लेन देन की अगर क्या है कोई समस्या है तो आपको सबसे पहले लीगल नोटिस देना चाहिए। अगर आप लीगल नोटिस देते हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका पैसा, आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे और आप एक लीगल प्रोसीजर से बच जाएंगे।
तो ये होता है कि लीगल नोटिस कब दिया जाता है, जब कोई समस्या आती है किसी भी लेन देन में या किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन में कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले लीगल नोटिस का महत्व है। और इसके आधार पर ही क्या है कोई केस दाखिल किया जा सकता है, क्योंकि लीगल नोटिस आपने अगर एक बार दे दिया तो वह क्या है उस केस में एक ठोस आधार होता है कि इस व्यक्ति को क्या लीगल नोटिस भेजा गया है। तो फ्रेंड, आगे आपको लीगल नोटिस से रिलेटेड हो जानकारी दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट क्या होता है। तो मॉक टेस्ट जो होता है, जो कि एग्ज़ाम से पहले की जो परीक्षा होती है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक मॉक टेस्ट जो है दे लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी तैयारी किसी एग्ज़ाम के लिए हो चुकी है और कितनी आपको और करनी है। तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने होते हैं। उसका सिलेबस भी जो है आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड होता है और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। फाइनल परीक्षा के लिए कितनी मेहनत और करनी है, इसके लिए यह एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक टेस्ट ये नाम ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह अगर आप इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं या आप लीगल लैंग्वेज में अगर कोर्ट में क्या है कोर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट देना होता है, जिसमें कि एक मॉक कोर्ट होती है जो कि एक नकली अदालत होती है। और उस अदालत के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। उसमें इस तरह से केस को प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से गवाह या अपोजिट का वकील रखा जाता है कि वह क्या कर सके, वह जो है उस तरीके से जगह अगर रियलिटी में जो है जब वो कोई केस लड़ेंगे तो वह इतने प्रोफेशनल हो चुके होंगे कि उन्हें जो है मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जब भी वह किसी केस को अपने रियल केस को लड़ेंगे तो उन्हें क्या है जो कठिनाइयाँ होती है जब भी किसी जज के सामने खड़ा होना पड़ता है तो उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है मॉक टेस्ट, तो इसके बारे में भी आज चर्चा करते हैं कि मॉक टेस्ट जो है इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है कि मॉक टेस्ट को करने का फ़ायदा ये है कि अगर आप मॉक टेस्ट एक बार कर लेते हैं तो आपको ज़रूरत होती है उन गलतियों को सुधारने की, उस स्किल को डेवलप करने की जिससे कि जो आपकी परीक्षा में छूट गए हैं। और जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी जो है अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी या अपने इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक कोर्ट होते हैं, जब हम बड़ी फर्म से क्या है लो करते हैं तो वहाँ पे मॉक टेस्ट या मॉक अदालत लगती है, जिससे कि आप क्या है उसे नकली अदालत जो होती है उसमें एक जज बैठता है, एक अपोजिट का वकील होता है, एक आप खुद जो है उस केस की तैयारी करते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपने मर्डर से रिलेटेड केस पे तैयारी करनी है या आपने किस टॉपिक पे है उस केस की तैयारी करनी है। तो आपको बिल्कुल एज ए ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप रियलिटी में केस लड़ रहे हो, और उसमें उसी तरह से जजमेंट दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, जिससे कि क्या है आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है जब भी आप मॉक टेस्ट करते हैं, तो आप में क्या है कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और आप बहुत ही अच्छी तरीके से रियल लाइफ में एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी मॉक टेस्ट लिया जाता है, एज ए इंटरव्यूअर जो है बिठाए जाते हैं और आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है जैसे कि आप रियलिटी में क्या है इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन वो नकली टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप दे देते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। वो बेनिफिट्स क्या है
किस तरीके से है मॉक टेस्ट दिया जा सकता है, मैंने आपको सारा कुछ बताया कि ज़रूरी होता है, आपको देने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मॉक कोर्ट या मूट कोर्ट क्या है। ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं कि मॉक कोर्ट या मूट कोर्ट कहते हैं। तो इससे पहले एक लाइन, ए पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। यदि कोई व्यक्ति गलती नहीं करता तो कुछ नया भी नहीं सीखता। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मूक कोर्ट क्या है। मूक कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जहां कानून की पढ़ाई करने वाले, लॉ करने वाले व्यक्ति या स्टूडेंट्स क्या है, अदालत में होने वाली क्या कार्रवाई है, क्या प्रोसीडिंग्स है और किस तरीके से कोर्ट में क्या है काम किया जाता है, ये सारा मूक कोर्ट के थ्रू क्या है बताया जाता है। अगर मूक कोर्ट के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप एक अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट से क्या करते हैं, लॉ करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक मॉक टेस्ट या मॉक कोर्ट दिया जाता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि एक असली अदालत में प्रैक्टिस की जाती है, ऐसे ही मूक कोर्ट एक नकली अदालत होती है जहाँ पे जज बैठते हैं, दो वकील होते हैं, एक जो है डिफेंस करता है वकील और एक जो प्रोटेक्ट करता है किसी पर्सन को। तो दो वकील बैठते हैं और बहुत सारे मुजरिम होते हैं या जो है विटनेस होते हैं। तो इस तरीके से मूक कोर्ट का एक सेटअप तैयार किया जाता है और उस सेटअप के अंदर आपको किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करना है केस को, किस तरीके से आपने डिफेंस करना है, ये सारा कुछ बताया जाता है मूक कोर्ट के थ्रू। तो फ्रेंड्स, वाई नीड मूक कोर्ट? अगर आप मूक कोर्ट क्या है कहते हैं, अगर मूक कोर्ट का टेस्ट देते हैं, मूक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें ये फैसिलिटी होती है कि आपको एक अच्छा लॉयर बनाने के लिए, एक अच्छा अधिवक्ता बनाने के लिए आपको वह पूरी तरह से प्रिपेयर करके क्या है कोर्ट में जब आप जाओगे, रियल लाइफ में अगर आप जब केस लड़ोगे तो आपको क्या है बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट से क्या है आप लॉ करते हैं तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। वो एक आध बार ट्रायल करके वह छोड़ देते हैं, एक समझा देते हैं कि मूक कोर्ट क्या होता है या मूट कोर्ट क्या होता है। इसके अदरवाइज वह फुल तरीके से आपको प्रॉपर प्रिपेयर नहीं कराते। जबकि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको ये सुविधा मिलती है और आप आगे चल के इन फ्यूचर आप क्या है एक अच्छे एडवोकेट बनते हैं, एक प्रोफेशनल लॉयर बनते हैं। तो बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं कि आपके हैं जो आप एक जैसे कि आप अगर बिना प्रैक्टिस के किसी कोर्ट में जाएंगे, कोई कोर्ट में बहस करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, तो उस केस में आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। जबकि आपने मूक कोर्ट किया हुआ है, आपने नकली अदालत में क्या है प्रैक्टिस की हुई है, तो आप क्या है कॉन्फिडेंसली उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। कई बार कोर्स होती है जो कि एक एडवोकेट को क्या है झिड़क देती है, उसे डांट देती है कि उसे क्या है कोर्ट में केस प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा होता। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्किल डेवलप होता है जब आप मूक कोर्ट के थ्रू या मूट कोर्ट के थ्रू क्या है आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको जो भी कोई केस किस तरीके से तैयार करना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें इंक्लूड हो जाती हैं और आप एक केस को ड्राफ्ट करना सीख जाते हैं, उसको प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। तो आपको एक ग्रेट लॉयर बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि आप क्या है प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं। आपकी लैंग्वेज जो है बहुत ही जो है आपने क्या फैक्ट्स पे बात करनी है, क्योंकि कोर्ट क्या है बातें नहीं सुनती, फैक्ट्स सुनती है। तो आपने फैक्ट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने एक ग्रेट लॉयर बनना है तो आपका मूक कोर्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मूक कोर्ट में आपके क्या है आपको बहुत ज़्यादा आपको एक स्किल मिलता है। आपको बहुत सारी जो परेशानियां एक नॉर्मल लॉयर को होती है कोर्ट में एक अपनी जो है पैठ बनाने के लिए, तो वह परेशानियां जो है आपको नहीं होगी अगर आपने मॉक कोर्ट किया है या मूट कोर्ट किया है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए
If you like my video, please like, share and subscribe my channel. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अगर कोर्ट से समन आए, किसी भी केस से रिलेटेड क्या है, आपको पता ही नहीं कौन सा केस है और आपको क्या है कोर्ट से समन आ जाए तो आप क्या करें। तो अगर आपको कोर्ट से के थ्रू क्या है समन आता है और आपको ये नहीं पता कि वो केस किससे रिलेटेड है, क्यों समन आया, तो आपने क्या करना है, जो डेट दी हुई है उस समन को पहले रिसीव करें और जो डेट दी हुई है उस डेट पे उस कोर्ट में अपेयर होएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि उस सम्मन में किस एवज में क्या है ये सम्मन आया। जबकि जो सम्मन आता है उसके अंदर लिखा होता है कि आपको इस टाइम पे अपेयर होना है, इससे इस केस से रिलेटेड क्या है आपको अपेयर होना है। तो सारा डिस्क्रिप्शन जो है उस सम्मन के अंदर लिखा होता है और कौन सी टाइम पे जो है आपने अपेयर होना है। अगर जो केस है वो आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी अदर केस में आपसे खाली इंक्वायरी के लिए है, कोर्ट ने आपको सम्मन किया है एज ए विटनेस अगर आपको सम्मन किया है तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट में अपेयर होएं और आपको उस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वह आप कोर्ट को दें। तो ये होता है कि अगर कोर्ट से सम्मन आता है तो उसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती। आपको क्या करना है कि कोर्ट से जो सम्मन आता है वो इसलिए आता है कि किसी ने आपका नाम लिया है कि इस केस से रिलेटेड इस व्यक्ति को इस बात की नॉलेज है। तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, उस व्यक्ति का एड्रेस, उस जिस व्यक्ति ने कहा है कि इस व्यक्ति को नॉलेज है उसका एड्रेस लेके उसको क्या है इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है सम्मन के थ्रू कि आप इस तारीख को क्या है कोर्ट में आए। तो सम्मन ले, उसमें अगर आप सम्मन, कई बार घबरा जाता है व्यक्ति कि हमें सम्मन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम कहीं फंस तो नहीं जाएंगे अगर हमने कुछ सम्मन रिसीव कर लिया, तो ऐसा नहीं है। सम्मन एक सूचना है कि आपको इस केस में क्या है बुलाया गया है और अगर आप अपेयर नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आपके खिलाफ अदर प्रोसीडिंग्स हों। अगर आप कोर्ट में अपेयर हो जाते हैं, अपनी बात जो आपकी बात है उसको रखते हैं, अगर आप उस केस से कंसर्न नहीं रखते, किसी तरह की आपको उस केस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आप कोर्ट से कह सकते हैं कि हाँ मुझे इस केस में किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं है। और अगर आपको नॉलेज है तो आप वो नॉलेज क्या है शेयर करें कोर्ट को। तो ये होता है सम्मन। अगर कोर्ट से सम्मन आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि अदालत ने सम्मन क्यों भेजा, अदालत क्यों देती है सम्मन। तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो जो अदालत होती है, जो कोर्ट्स होती हैं, वह सम्मन तब भेजती है जब कोई केस कोर्ट में दाखिल होता है और आप क्या है, आप उस केस से कहीं कंसर्न रखते हैं या कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस फलाना व्यक्ति को क्या है इस बात की नॉलेज है, इस केस से रिलेटेड नॉलेज है, तो उस केस में क्या है कोर्ट उस पर्सन को क्या है सम्मन करती है, जो प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है कि सम्मन किस तरीके से करना है कोर्ट को। तो अगर कोर्ट से जो सम्मन भेजती है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि जो किस केस से रिलेटेड वह सम्मन है और कौन सी पार्टी है उसमें। तो इस तरीके से अगर आप उस केस को जानते हैं, नॉलेज रखते हैं कि हाँ ये केस इस व्यक्ति के साथ हुआ है, तो उस केस में अगर आप कोर्ट से जो सम्मन आया है उसे रिसीव करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है कोर्ट कहती है कि आप मुझे दें, तो आप क्या है, अगर सम्मन की डेट पे जब आपको अपेयर होना है उस डेट पे आप कोर्ट में अपेयर होएं और उससे रिलेटेड जो भी उस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आप उसे दें। अगर आपको नहीं पता कि क्या इंफॉर्मेशन है उस केस से रिलेटेड, आप नहीं जानते, तो उस केस में आप कोर्ट को कहें कि मैं इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं रखता।
तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से आप करते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सम्मन एक ऐसा पत्र है कि जो इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए विटनेस को, और जो कई केसेज हैं जो उसमें कि विटनेस है या विटनेस भी नहीं है उस केस में, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसका नाम ले दिया है, तो उस केस में भी कोर्ट क्या है, सम्मन करती है, अगर वह इम्पोर्टेंट होता है उस केस के लिए। तो और कई बार ये होता है कि जो अपराधी होता है, एक्यूज होता है, उनको तो सम्मन होता ही होता है, तो उन्हें पता चल जाता है, वो सम्मन को लेने से घबराते हैं। तो लेकिन इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अदालत क्यों सम्मन भेजती है, क्यों देती है सम्मन, तो इसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि कोर्ट से सम्मन आए तो क्या करें, उसे रिसीव करें या ना करें। तो कई केसेज होते हैं कि सम्मन आपको किस से रिलेटेड आया है। अगर आपको सम्मन एज ए विटनेस आया है, आप किसी केस से विटनेस के रूप में हैं, तो आपको आया है कोर्ट से सम्मन, या आप एक एक्यूज्ड है, अपराधी हैं, तो आपको क्या है, सम्मन आया है। उस केस में आप क्या डिफेंडेंट हैं, तो आपको सम्मन आया है। तो केस बाय केस वरी करता है कि आपको सम्मन रिसीव करना है या नहीं करना। अगर आपको एज ए विटनेस आया है तो आप उस सम्मन को रिसीव करें, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो डेट दी हुई है उस सम्मन में, या जो केस से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो उसे आप शेयर करें, आपको किसी तरह की सम्मन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई एक्यूज्ड यानी कि कोई अपराधी है या डिफेंडेंट है, उसको क्या है, कोर्ट से सम्मन आया है और वह जानता है कि केस किससे रिलेटेड है, उसे नॉलेज है कि हो सकता है कि इस केस से रिलेटेड क्या है, सम्मन आया होगा। तो उस केस में क्या है, आप सम्मन फर्स्ट टाइम क्या है, रिसीव ना करें कि पता गलत है या जो भी कोई आपका वो है, उस हिसाब से क्या है आप रिसीव ना करें। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं, जो है लेने से इनकार किया, अगर डाकिया आया और उसने क्या कहा, उसने लिख दिया कि जो है इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, उस केस में क्या है, सम्मन की जो है, सम्मन की तामील जो है, सर्विस जो है पूरी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें है कि एड्रेस नहीं मिला या जो व्यक्ति था वो नहीं मिला, तो उस केस में क्या है, सम्मन की जो है सर्विस पूरी नहीं होती और सेकंड सम्मन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है दोबारा, कि दोबारा क्या है, इसकी तामील की जाए। तो आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है अपने को डिफेंस करने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं, डिफेंस रख सकते हैं, और अपने वकील पे जाके, अगर आपको केस पता है कि इस केस से रिलेटेड आया होगा, तो आप अपने वकील के पास जाके उससे सलाह ले सकते हैं कि मुझे सम्मन रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वकील है उसको लगता है कि नॉर्मल केस है, तो उस केस में वो कहेगा कि आप रिसीव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम इसका डिफेंस रखेंगे, या अपना जो है कोर्ट में अपने जो है इस केस से रिलेटेड सारी डिटेल रखेंगे। तो इस तरीके से जो है सम्मन किसके लिए आया है, किसके थ्रू आया है, एज ए विटनेस आया है, किसी अदर पर्सन के लिए आया है, डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए क्या सम्मन आया है, तो बहुत सारी चीज़ों में है। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आता है, एज ए विटनेस आता है, तो आप क्या है रिसीव कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसमें क्या है, एक्यूज भी नहीं है और उस केस में डिफेंडेंट भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सम्मन को रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और उस कोर्ट की जो डेट है उस डेट पे कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो अगर आप एज ए एक्यूज्ड हैं या एज ए आपको डिफेंडेंट है, आपको मालूम है कि केस क्या है, ख़राब भी हो सकता है, तो उस केस में आप वकील की सलाह लेके सम्मन को रिसीव करें, या अगर वह मना करता है तो आप रिसीव ना करें, अगर केस को डिले करना चाहते हैं तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटर प्रिया विद लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं, अभी एक रिसेंटली एक क्या हुआ, एक मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं अपनी कॉलोनी में क्या है घूम रही थी, और वहाँ पे एक लेडीज जो है उसको क्या है एक डॉगी ने खा लिया। वो डॉगी कौन सा था, वह पालतू डॉगी था, यानी कि किसी ने अपने घर में पाला हुआ था और हाथ में पकड़ के वो सैर कर रहे थे डॉगी को लेके। तो वो जो डॉगी को लेके सैर कर रहे थे, तो उस लेडीज को क्या है, उस कुत्ते ने क्या वाइट कर ली और उसका मांस खा गया। तो उसे बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत दर्द हुआ, तो उसने अपनी फैमिली को बुलाया। लेकिन जो जिसका पालतू जानवर था, यानी कि जो कुत्ता जो पालतू रखा हुआ था, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं खाता, और आप क्या है कोई बात नहीं, हम आपके ऐसे ही कोई दवाई लगा देते हैं।
तो उस केस में जो लेडीज है वो उसे समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से अगर कोई पालतू जानवर खाता है, कोई डॉगी खाता है या कोई अदर जानवर खाता है, तो उस केस में वह क्या करे। तो मैंने सोचा कि मैं आया मैं लॉयर, तो मैंने सोचा कि इस पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि क्या करना चाहिए अगर कोई डॉगी या कोई जानवर खाता है और कौन जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले क्या है, मालिक जिम्मेदार होता है। अगर कोई पालतू जानवर या कोई डॉगी या कोई कैट या कोई भी अदर जो एनिमल्स है अगर आपको वाइट करता है, चोट पहुंचाता है, आपके ऊपर छलांग मारता है या आप किसी तरह से घायल हो जाते हैं, तो पहले तो मालिक जिम्मेदार है। और मालिक जिम्मेदार है और उसको क्या है, सज़ा भी मिलती है और फाइन भी देना पड़ता है। तो इसमें क्या है, आप कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस क्या है, विदाउट वारंट भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। और क्या है, अगर जो है उससे जुर्माना और साथ में जो उसने लापरवाही की है, इसके अपेक्षापूर्ण आचरण किया है, उसमें क्या है, उस व्यक्ति को सजा और फाइन भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ वह आपकी जो आपको चोट हुई है उसको भी सही कराएगा। तो इसमें जो है कि क्या पनिशमेंट है, कहाँ कैसे करें, तो इसमें सब पहले बताया गया है कि 6 मंथ की इम्प्रीजमेंट है, 6 महीने की क्या है, जेल है, सजा है अगर कोई पालतू जानवर या कोई डॉगी, कोई कैट या अदर कोई भी खाता है, आपको चोट पहुंचाता है तो। प्लस फाइन है, 1000 रुपये प्लस फाइन है। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ चुकी है उस वजह से, तो आपको यानी कि उस जो मालिक है, उस डॉग का, उस एनिमल्स का जो मालिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वह उसने अपने या उपेक्षापूर्ण आचरण किया है उस डॉग को पालने में, तो वो क्या है, अदर सेक्शन भी अप्लाई हो सकते हैं और उसे और ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि कॉमन है कि कॉलोनी में या कहीं अदर प्लेसेस जिनमें क्या है डॉगी घूमते हैं, पालतू जानवर लेके क्या लोग सैर करते हैं और उसी बीच क्या है वो उन्हें खा जाता है, किसी अदर पर्सन को, किसी पड़ोसी को क्या है खा जाता है। तो उस केस में ये वीडियो मैंने आपको बनाई। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रिएटर प्रिया विल्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम बात करते हैं हाउ डू यू नो यू हैव अ कोर्ट केस। इट मीन्स कि कैसे पता करें कि आप पर कोई अदालती मामला नहीं है, कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है। कई बार कोई व्यक्ति जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं, वे धमकी देते हैं कि मैंने तो आपके ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है। तो आप घबरा जाते हैं कि हो सकता है इसने मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं किया। तो उस केस में आप कैसे पता करें कि आप पे कोई अदालती मामला है या नहीं। तो फ्रेंड, इससे पहले एक लाइन, एजुकेशन पर्पज इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। इट मीन्स कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वह आपके खाली दिमाग को एक अच्छे उद्देश्य के लिए परिपक्व करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जब भी कोई कोर्ट केस जो है दाखिल होता है, कोर्ट में कोई केस आता है, तो कोर्ट क्या करती है, जब भी वो उसे एक्सेप्ट करती है उस केस को, उसके बाद वह अपोजिट पार्टी जो कि डिफेंडेंट है उसको हमेशा सम्मन भेजती है या यह है उसे एक नोटिस भेजती है, जिससे कि उस व्यक्ति को पता चले कि उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है। अगर आपके पास कोई भी सम्मन या किसी तरह का नोटिस नहीं आया है कोर्ट की तरफ से, तो उस केस में आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा। अगर कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस का मामला है, तो क्रिमिनल केस में क्या है, अगर पुलिस वाले जो हैं या तो खुद आपको यानी कि मिलने आते हैं, आपसे पता करने आते हैं, इंक्वायरी करने आते हैं, अगर वह भी नहीं आए हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है। कोर्ट केस में हमेशा जो है डिफेंडेंट को सुना जाता है, उसको अपनी प्रतिरक्षा करने का जो है डिफेंस करने का टाइम दिया जाता है। विदाउट एनी डिफेंस कोई भी कोर्ट केस जो है
एक पक्षीय नहीं सुना जाता। तो अगर आपके ऊपर कोई आपको धमकियां दे रहा है और आपको किसी तरह की कोई सम्मान या कोई नोटिस कोर्ट की तरफ से नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर अदर मेंबर्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एक्स पार्टी डिक्री क्या होती है, एक पक्षीय आदेश क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो एक्स पार्टी जो होता है, एक पक्ष को सुनने के बाद क्या है, डिसीजन दे देना कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये कब दिया जाता है, जैसे कि कोर्ट में केस दाखिल हुआ, कोर्ट में केस दाखिल होने के बाद क्या है, डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ क्या है केस दर्ज कराया गया है, तो उसको क्या है हर तरह से नोटिस, सम्मन या न्यूज़पेपर में क्या है उसको छपवा के क्या है हर तरीके से उसे सूचना पहुंचाई जाती है कि आपके खिलाफ क्या है केस दर्ज हो चुका है कोर्ट में, तो आप क्या है कोर्ट में आके अपना पक्ष रखें। अगर वह डिफेंडेंट या जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है वह नहीं आती है, सारे कुछ सर्विस करने के बाद सम्मन की या नोटिस की, उसके बाद भी वह नहीं आती है, प्रेजेंट नहीं होती है कोर्ट में, तो उस केस में जो कोर्ट है उसके बाद जो केस आया है उसका जजमेंट क्या है एक पक्ष को सुन के, यानी एक पक्ष की क्या है एग्जामिनेशन करके उसको क्या है उसकी बहस को सुन के वह क्या डिसीजन दे देती है उस केस पे। लेकिन इसमें भी कुछ सुविधाएं दी हुई है कि अगर एक्स पार्टी जो ऑर्डर हो जाता है या डिसीजन हो जाता है उसके बाद भी क्या है जो डिफेंडेंट है या अपोजिट पार्टी है इस एक्स पार्टी डिसीजन को क्या करा सकती है, सेट असाइड करा सकती है, अपास्त करा सकती है, खारिज करा सकती है। उसकी भी कंडीशंस दी हुई है, क्योंकि जो कानून का एक रूल है कि वह क्या चाहता है कि वह दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय ले। तो इसलिए ये सुविधाएं भी दी हुई हैं कि जो डिफेंडेंट है वह एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिसीजन होने के बाद भी कोर्ट के एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस ऑर्डर को क्या है सेट असाइड कर दिया जाए, अपास कर दिया जाए। लेकिन अगर वह उसके बाद भी प्रेजेंट नहीं होता, एक टाइम पीरियड होता है, अगर उसमें भी वह प्रेजेंट नहीं होता तो वो डिसीजन जो होता है फाइनल हो जाता है और उस टाइम पीरियड के बाद जो एक्स पार्टी ऑर्डर है उसमें जो भी लिखा है वह अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक्स पार्टी डिक्री, ऑर्डर, डिसीजन, जो भी आप कह लीजिए। एक्स पार्टी एक पक्षीय यानी कि किसी को सुनना और उसके बाद उसको जजमेंट दे देना, वह है एक्स पार्टी डिक्री। तो फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।